आ, जरा सोचिए, हम्म। एक शब्द है जय, हम्म। जिसका अर्थ होता है जीत। हाँ, बिल्कुल। अब इसके ठीक आगे ना हम सिर्फ दो छोटे से अक्षर जोड़ देते हैं, प और र, यानी परा। तो शब्द बन गया पराजय। जिसका मतलब बिल्कुल उल्टा हो गया, यानी हार। हाँ, मतलब ये कैसे संभव है कि केवल दो अक्षरों का जुड़ाव किसी पूरे के पूरे शब्द की पहचान और दिशा एकदम पलट दे। इस विस्तृत चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय उन सभी के लिए एक ब्रह्मास्त्र है जो एसएससी, रेलवे या स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। और आज का हमारा विषय है उपसर्ग। हमारे पास कुछ बहुत ही व्यवस्थित पीडीएफ नोट्स हैं और हमारा लक्ष्य बस इन नियम को रटना नहीं है, सही बात है। बल्कि उस सिस्टम को समझना है जो परीक्षा सेट करने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। हम उन फंसाने वाले सवालों को डिकोड करेंगे। मैं एक टीचर की तरह आपको वो सारे जाल बताऊंगी जहां स्टूडेंट्स गलती करते हैं एकदम। तो चलिए सबसे पहले बुनियादी ढांचे से शुरू करते हैं। आखिर ये उपसर्ग शब्द खुद कहाँ से आया है? इसकी व्युत्पत्ति क्या है? मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि शब्द बनते कैसे हैं। अगर हम उपसर्ग शब्द का ही आपस में विच्छेदन करें तो ये दो शब्दों की मेल से बना है, उप और सर्ग। अच्छा। हाँ, यहाँ उप का अर्थ होता है समीप या पास, और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना या निर्माण करना। ओ, यानी किसी मूल शब्द के बिल्कुल पास आकर उसके साथ जुड़कर एक नई सृष्टि करना, एक नया अर्थ गढ़ना। बिल्कुल सही कहा। व्याकरण की परिभाषा भी यही कहती है कि वे शब्दांश, और यहाँ शब्दांश कहना जरूरी है क्योंकि इनका अकेले तो कोई मतलब नहीं होता। हाँ, इनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। तो वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या उसमें कोई विशेषता ला देते हैं। इसको समझने के लिए ना एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण दिमाग में आ रहा है मेरे। मतलब मान लीजिए हमारे पास एक गिलास में बिल्कुल सादा पानी है। ठीक है। ये सादा पानी हमारा मूल शब्द है। अब इस पानी में हम अलग अलग फ्लेवर का सिरप मिलाते हैं, जो कि हमारा उपसर्ग हो गया। बहुत बढ़िया तुलना है ये। हाँ, मतलब अगर पानी में नींबू का रस मिलाया तो वो शिकंजी बन गया। हाँ। गुलाब का सिरप मिलाया तो लाल शरबत बन गया। पानी वही रहा, पर शुरुआत में जुड़ने वाले उस छोटे से अंश ने उसका पूरा स्वरूप बदल दिया। ये तुलना पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम साफ कर देती है। अब नोट्स में इसके लिए एक बहुत ही सटीक शब्द दिया गया है। शब्द है हार। हार मतलब गले की माला, है ना? हाँ, या फिर पराजय। अब इस सादे पानी यानी हार में अलग अलग उपसर्ग लगाकर देखते हैं। मैं बताता हूँ। अगर इसके आगे प्र लगा दिया तो ये बन गया प्रहार, जिसका अर्थ हो गया चोट करना या हमला करना। बिल्कुल। अगर आ लगा दिया तो बन गया आहार यानी भोजन, और अगर वी लगा दिया तो शब्द बन गया विहार, जिसका अर्थ है घूमना। क्या बात है! मूल शब्द कभी नहीं बदला, पर उपसर्ग ने उस शब्द की पूरी किस्मत बदल दी। हाँ, वही। ये तो हो गया कि उपसर्ग क्या है, लेकिन ये भाषा में काम कैसे करता है? मतलब परीक्षा में तो इनके नियम पूछे जाते हैं ना? देखिए, इसके काम करने के 5 मुख्य बिंदु हैं। पहली बात कि इनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। ठीक है, अकेले कोई अर्थ नहीं है। दूसरी विशेषता ये है कि ये हमेशा शब्द के प्रारंभ में ही जुड़ते हैं। इनका स्थान फिक्स है। तीसरी बात, ये मूल शब्द के अर्थ को पूरी तरह पलट सकते हैं, जैसे हमने शुरू में जय से पराजय देखा था। बिल्कुल। चौथी विशेषता इससे जुड़ी है कि ये अक्सर विलोम शब्द का निर्माण कर देते हैं, जैसे मान के आगे अप लगाकर अपमान बन जाता है। यहाँ तक तो बात बिल्कुल सीधी तर्क वाली लगती है, पर क्या ऐसा हमेशा होता है? मतलब क्या उपसर्ग का काम सिर्फ अर्थ को उल्टा करना है? बस यहीं पर परीक्षा बनाने वाले अपना सबसे बड़ा जाल बिछाते हैं, और ये हमारी 5वीं विशेषता है जिसे मैं जरूर हाईलाइट करना चाहूंगी। अच्छा। हर बार अर्थ उल्टा नहीं होता। कभी कभी उपसर्ग मूल अर्थ को बदलता नहीं है, बल्कि उसमें एक जबरदस्त तीव्रता या विशेषता ला देता है। इसका कोई उदाहरण है क्या? मतलब ये जाल काम कैसे करता है स्टूडेंट्स के साथ? मान लीजिए एग्जाम में एक शब्द आता है शुद्ध। शुद्ध का मतलब है पवित्र या साफ। अब इसके आगे वी उपसर्ग लगा दिया गया, शब्द बना विशुद्ध। ओह, समझ गया मैं। अब जो स्टूडेंट रट के गया है कि उपसर्ग तो अर्थ को पलट देते हैं, वो सोचेगा कि विशुद्ध का मतलब
अशुद्ध यानी खराब होगा। एकदम सही पकड़ा आपने। वो जल्दबाजी में विशुद्ध को शुद्ध का विलोम मानकर गलत उत्तर चुन लेगा। जबकि विशुद्ध का असली मतलब तो अत्यंत शुद्ध या पूरी तरह से शुद्ध होता है। यहाँ विनय अर्थ को पलटा नहीं, बल्कि उसे और ताकतवर बना दिया। ये तो सच में नंबर कटवाने वाला जाल है। हाँ, इसीलिए ये समझना जरूरी है कि उपसर्ग भाषा का विस्तार करते हैं, सिर्फ विलोम नहीं बनाते हैं। तो चलिए, जब हम समझ चुके हैं कि ये सिर्फ काम कैसे करता है, तो अगला सवाल ये आता है कि भाषा में इतने अलग-अलग स्वाद आए कहाँ से? इनके स्रोत क्या हैं? हिंदी भाषा की संरचना बहुत विशाल है। मुख्य रूप से 3 प्रकार के उपसर्ग हैं इसमें। पहले हैं संस्कृत के उपसर्ग, जिन्हें तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। और इनकी संख्या कितनी है? परंपरागत रूप से इनकी कुल संख्या 22 मानी गई है। 22. 22। ठीक है। और बाकी 2? दूसरे हैं हिंदी के अपने उपसर्ग, जिन्हें तद्भव कहते हैं। और तीसरे हैं विदेशी उपसर्ग, जो उर्दू, फारसी, अरबी और अंग्रेजी से आए हैं। 1 मिनट। यहाँ एक बात थोड़ी अजीब लगती है मुझे। क्या भाषा जैसी बहती चीज में संस्कृत के उपसर्ग की संख्या गणित की तरह बिल्कुल 22 हो सकती है? ये बड़ा स्वाभाविक सवाल है। भाषा विज्ञान में कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं होता, सच बताऊं तो। पर जब हम एसएससी या स्टेट एग्जाम्स के सिलेबस की बात करते हैं ना, तो वहाँ एक मानकता है। हाँ, परीक्षा का जो सिस्टम है वो इन्हीं 22 मूल उपसर्गों को प्रमाणिक मानता है। अगर सीधा प्रश्न आए तो उत्तर 22 ही देना है स्टूडेंट्स को। ठीक है, मतलब सिस्टम को बीट करने के लिए सिस्टम के नियम मानने पड़ेंगे। तो आइए उन 22 संस्कृत उपसर्गों की लिस्ट देखते हैं, पर हम लिस्ट रटेंगे नहीं। बिल्कुल नहीं, हम ये देखेंगे कि इनमें फंसाने के तरीके क्या हैं। देखिए, संस्कृत के उपसर्गों में सबसे बड़ा धोखा दृश्य का होता है। जो नजर आता है वो होता नहीं है। जो आंखों को दिखता है वो हमेशा उपसर्ग नहीं होता। हाँ, जैसे अति उपसर्ग को ले लीजिए, इसका अर्थ होता है अधिक। अगर शब्द है अतिरिक्त या अतिशय, तो कोई भी पहचान लेगा कि हाँ, इसमें अति है। पर अगर शब्द अत्यंत आ जाए तो इसमें तो अति कहीं नजर ही नहीं आ रहा। ये तो आ से शुरू हो रहा है। बस यहीं पर व्याकरण के 2 कॉन्सेप्ट आपस में टकराते हैं। हाँ। उपसर्ग और संधि। अत्यंत दिखने में अ लगता है, पर ये यण संधि का परिणाम है। ओह, यानी अति और अंत मिलकर अत्यंत बन गए। बिल्कुल, इसका सही विच्छेद है अति प्लस अंत। ई और अ मिलकर या बन गए हैं वहां। अच्छा। इसी तरह अत्याचार असल में अति प्लस आचार है। तो जो कैंडिडेट सिर्फ देखकर उत्तर ढूंढेगा बिना संधि के, उसके तो नंबर गए। हाँ, इसी तरह अधि उपसर्ग के साथ भी होता है। अधि का अर्थ श्रेष्ठ होता है, जैसे अधिकार में। लेकिन अध्यक्ष में तो अधि नहीं दिखता। वहां भी संधि है, अधि प्लस अक्ष मिलके अध्यक्ष बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अनु, जिसका अर्थ है पीछे, जैसे अनुकरण। अप का अर्थ है बुरा, जैसे अपमान। और एक और फंसाने वाला शब्द था ना नोट्स में। हाँ, अभ्यास। हाँ, अभ्यास। ये अभी उपसर्ग, जिसका अर्थ सामने या पास है, और आस से मिलकर बना है, यानी अभी प्लस आस। बिना संधि पड़े तो कोई भी इसको अभी या अभा मान लेगा। इसीलिए शॉर्टकट से बचना चाहिए। चलिए आगे भाग 2 पर आते हैं। संस्कृत उपसर्गों का दूसरा सबसे बड़ा जाल हलंत में छिपा है। मैं ब्लैकबोर्ड पर भी अक्सर ये हाईलाइट करती हूँ। हलंत, ओ जो शब्द के नीचे छोटी सी लाइन होती है, डैश जैसी। हाँ, वही। जैसे उपसर्ग हैं उत और उद, दुर और दुष, निर और निस। उत्कार तो ऊंचा या श्रेष्ठ होता है, जैसे उत्साह या उन्नति। दूर का बुरा, जैसे दुर्गम। और निर का बिना, जैसे निर्दोष। पर इसमें जाल क्या है? जाल उनके दिए गए ऑप्शंस में होता है। परीक्षा में एक ऑप्शन होगा उत, जिसमें त पूरा होगा, और दूसरा होगा उत, जिसमें त के नीचे हलंत लगा होगा। और सही उत्तर हमेशा वो हलंत वाला होगा, है ना? हमेशा, क्योंकि संस्कृत के ये मूल उपसर्ग स्वर रहित होते हैं, यानी आधे होते हैं। जल्दबाजी में पूरे त वाले पर टिक किया
तो उत्तर सीधा गलत हो जाएगा। बहुत ही बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है ये। और इस लिस्ट के तीसरे भाग में कुछ और जरूरी उपसर्ग भी है ना? हाँ, जैसे परि जिसका अर्थ है चारों ओर, प्र यानी आगे या अधिक, प्रति यानी प्रत्येक, वि जिसका अर्थ विशेष है और सु जिसका अर्थ अच्छा है। यहाँ प्रति का प्रत्येक बन जाता है प्रति प्लस एक से। पर मुझे परि उपसर्ग ने सबसे ज्यादा चौंकाया है इस पूरी लिस्ट में। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि इसका एक उदाहरण नोट्स में दिया है पर्यावरण, मतलब परि प्लस आवरण। हम रोज इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, हमें लगता है ये बस एक बोरिंग सा विज्ञान का शब्द है। बिल्कुल। पर इसका शाब्दिक अर्थ है वो आवरण जो हमें चारों ओर से ढके हुए। एक इतना आम शब्द और उसमें ऐसी भारी भरकम संधि, मतलब कमाल है। यही तो भाषा का असली मजा है। चलिए अब संस्कृत से आगे बढ़कर हिंदी के अपने तद्भव उपसर्गों की ओर चलते हैं। ये थोड़े आसान लगते हैं मुझे, हमारी अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। हाँ, ये आम बोलचाल से निकले हैं, तो इनमें संधि वगैरह की कॉम्प्लेक्स चीजें कम होती हैं, जैसे अ या अन जिनका अर्थ अभाव होता है, जैसे अनपढ़ या अछूता। ठीक है। अध जिसका अर्थ आधा होता है, जैसे अधपका या अधमरा। औ जो हीनता दिखाता है, जैसे औघट। और कु जो बुरे का प्रतीक है, जैसे कुपुत्र या कुख्यात। लेकिन हिंदी उपसर्गों में एक ऐसा उपसर्ग है जो पूरा का पूरा गणित के फॉर्मूला की तरह काम करता है। वो है उन। हाँ, और ये स्टेट लेवल की परीक्षाओं का सबसे चहेता सवाल है, देख लीजिए। उन उपसर्ग का अर्थ होता है एक कम। आप इसको मैथ के -1 की तरह समझिए। यानी जब हम गिनती गिनते हैं 29, तो उसमें 29 का मतलब हुआ 30 में एक कम, -1। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। 49 यानी 50 में एक कम। 59 यानी 60 में एक कम। ये गजब का लॉजिक है भाषा में। एक उपसर्ग जो पूरी संख्या प्रणाली को ही चला रहा है। इसके अलावा हिंदी के दूसरे भाग में और भी मूल शब्द हैं, जैसे दू जिसका अर्थ बुरा है तो दुबला, नी से निडर या निहत्था, बिन से बिन ब्याहा, भर से भरपेट और सा या सू से सपूत। ये सब शब्द तो रोज हमारे घरों की रसोई में बोले जाते हैं। ऐसा लगता है वहीं से डायरेक्ट निकल कर आए हैं। लेकिन देखिए जैसे जैसे समाज बदला, बाहर के भाषाओं के शब्द भी आते गए। हाँ, और यहीं से एंट्री होती है विदेशी उपसर्गों की। उर्दू, फारसी और अरबी से आने वाले शब्द। हाँ, जैसे ना जो अभाव दिखाता है नालायक में या नाराज में। बद जो बुरा दिखाता है बदनाम में। बिल्कुल। बे से बेईमान या बेचारा, ला से लाचार या लाजवाब, और गैर से गैर कानूनी और गैर हाजिर। इनके अलावा कुछ अच्छे अर्थ वाले भी हैं शायद इसमें। हाँ, खुश से खुशखबरी या खुशहाल, और हम से हमदर्द या हमशक्ल। लेकिन इसके बाद वाले विदेशी उपसर्ग एक बड़ा दिलचस्प इतिहास बताते हैं। अंग्रेजी के उपसर्ग ना, मैं भी वही देख रहा था इन नोट्स में। शब्द हैं सब जिसका अर्थ है अधीन, और डेप्यूटी जिसका अर्थ है सहायक। हाँ, और इनको एग्जाम में बकायदा पूछा जाता है। क्या सच में व्याकरण वालों ने अंग्रेजी के इन शब्दों को हिंदी का आधिकारिक उपसर्ग मान लिया है? 100%। ब्रिटिश प्रशासन का प्रभाव इतना गहरा था कि उनके पदनाम हमारी भाषा में एकदम फिट हो गए। ओह वेट, सच में? हाँ, आज सब इंस्पेक्टर, सब जज या डेप्यूटी कलेक्टर जैसे शब्दों को आधिकारिक तौर पर ऐसे शब्द माना जाता है जिनमें अंग्रेजी उपसर्ग लगे हैं। ये सच में मेरे लिए हैरान करने वाली बात है। मतलब ब्रिटिश रूल का असर सिर्फ हिस्ट्री की किताबों में नहीं है, वो तो व्याकरण के नियम में लिखा हुआ है। बिल्कुल। अब जब हमने सारे प्रकार देख लिए हैं, तो उस सिचुएशन की बात करते हैं जब एग्जाम हॉल में घड़ी भाग रही होती है। प्रेशर होता है। हाँ, तब उस टेंशन में सही उत्तर तक पहुंचने की ट्रिक क्या होनी चाहिए? मैं आपको उसका सबसे आसान तरीका बताती हूँ। सबसे बुनियादी ट्रिक है मूल शब्द खोजना। जब भी शब्द आए तो उसे पीछे से पढ़ने की कोशिश करें और एक सार्थक शब्द बाहर निकालें।
मतलब अगर शब्द है अन्याय, तो इसमें से पीछे से न्याय को आराम से निकाला जा सकता है, जो खुद में एक शब्द है। एकदम ठीक। और जब न्याय अलग हो गया तो आगे जो बचा यानी वही आपका उपसर्ग है। लेकिन यहाँ एक छोटी सी चेतावनी है जो मैं हमेशा देती हूँ। कैसी चेतावनी? आजकल हर चीज में बस शॉर्टकट ढूंढने का आदत पड़ गया है लोगों को। लोगों को लगता है कि बस ये पीछे से शब्द निकालने वाली ट्रिक रट ली तो बस एग्जाम पास। हाँ, बिना मेहनत के सब हो जाए। पर आप खुद सोचिए, क्या अत्यंत में से पीछे से कोई शब्द आसानी से निकल सकता है? नहीं, मतलब अगर कोई यंत्र निकालेगा तो आगे अत बचेगा, जो कि कुछ होता ही नहीं है। यही कारण है कि अकेले शॉर्टकट ट्रिक्स काम नहीं आती हैं। आपको संधि के बुनियादी नियमों का ज्ञान होना ही चाहिए। तभी आप समझेंगे कि अत्यंत अति प्लस अंत है। और हलंत वाला नियम तो हमेशा ध्यान रखना होगा कि सम दुर निर इन में हलंत लगता है। यानी ट्रिक तभी चलती है जब आपका बेसिक ग्रामर स्ट्रांग हो, आपकी वोकैबुलरी मजबूत हो, वरना आप गलत शब्द अलग कर लेंगे। शॉर्टकट तभी काम आता है जब लंबा रास्ता पता हो। एकदम ठीक समझें आप। चर्चा के अंत की ओर बढ़ते हुए सबसे बड़ा एक कंफ्यूजन क्लियर कर लेते हैं अपनी आखिरी स्लाइड से। ये उपसर्ग और प्रत्यय में आखिर डिफरेंस क्या होता है प्रीफिक्स एंड सफिक्स में? इसको ना एक कंपैरिजन चार्ट के जरिए समझते हैं। सबसे पहला अंतर उनके जुड़ने के स्थान का है। उपसर्ग हमेशा शुरुआत में जुड़ते हैं शब्द के, और प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में जुड़ते हैं। और उनके काम के आधार पर क्या अंतर है दोनों में? उपसर्ग थोड़े आक्रामक नेचर के होते हैं। ये मूल शब्द के अर्थ को पूरी तरह चेंज कर सकते हैं, जैसे वी प्लस ज्ञान विज्ञान। लेकिन प्रत्यय थोड़े शांत होते हैं। ये अर्थ को पलटते नहीं हैं, बस एक विशेषता जोड़ देते हैं। जैसे सुंदर के अंत में ता प्रत्यय लगा दिया तो वो सुंदरता बन गया। मतलब बेसिक वही रहा, बस व्याकरण की फॉर्म बदल गई उसकी। बिल्कुल। और एक समानता दोनों में ये है कि दोनों ही अकेले या स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं। ये टेबल एक क्विक रिवीजन की तरह काम आती है परीक्षा से पहले वाली रात के लिए। बहुत बढ़िया। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हमने सिर्फ रूल्स नहीं पढ़े, हमने देखा कि उपसर्ग कैसे पानी में मिले सिरप की तरह फ्लेवर बदलते हैं। संस्कृत के 22 उपसर्गों में छिपे संधि और हलंत के जाल को ठीक से समझा। और ये भी देखा कि उन्हें कैसे एक मैथ का फॉर्मूला है और डेप्यूटी जैसे शब्द हिंदी में कैसे ऑफिशियल हो गए। बिल्कुल। भाषा को लॉजिक से पढ़ो तो रटने का स्ट्रेस नहीं रहता। और आखिर में जो उम्मीदवार सुन रहे हैं उनके लिए एक विचार छोड़कर जाते हैं। हमने शुरू में देखा कि प्रा या अप जुड़ने से हर प्रहार बन जाता है और मान अपमान। तो ज़रा सोचिए, हम डेली लाइफ में ऐसे कितने शब्द बोल रहे हैं जिनका असली मूल अर्थ हम शायद सदियों पहले ही भूल चुके हैं। ये वाकई दिमाग लगाने वाली बात है। हाँ, जब अगली बार न्यूज़पेपर पढ़ें या कहीं न्यूज़ सुने तो शब्दों को थोड़ा तोड़कर उनके मूल शब्द और उपसर्ग को अलग करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। आपको अपनी ही भाषा के अनगिनत नए रहस्य पता चलेंगे। इस डीप डाइव को आज यहीं विराम देते हैं। ऐसे ही